हाँ तो बच्चों हम आ गए अपनी अपनी टॉपिक अगली लेकर के हिमांक का अवनमन। ठीक है। तो हिमांक के अवनमन को पढ़ने के लिए मेरे बच्चों यह जानना होगा कि आपको हिमांक है क्या। हिमांक का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर द्रव अवस्था में है और उसका तापमान धीरे 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 कम होने लगे, ठीक है, तो वह लिक्विड जो है, वह द्रव पदार्थ जो है वो क्या होने लगे, जमने लगे, वही हिमांक कहलाता है। मतलब कि कोई भी द्रव पदार्थ का तापमान कम करने पे एक ऐसी अवस्था आए कि द्रव क्या हो जाए, ठोस अवस्था में हो जाए, मतलब द्रव जम करके ठोस अवस्था में हो जाए, वह हिमांक कहलाता है। तो पहले यही आपको जानना होगा कि हिमांक क्या है। हिमांक एक ऐसा चीज है जो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित करता है। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है, यह टॉपिक आपके सामने है कि हिमांक का अवनमन क्या है। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी मेरे दोस्त। तो हिमांक का अवनमन मतलब किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में विलेय पदार्थ को डालने पर, विलेय पदार्थ को डालने पर विलेय पदार्थ को मिलाने पर, लिख दीजिए, मिलाने पर जो हिमांक में कमी होती है, जो हिमांक में कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सीधा सीधा चीज है कि आपके पास कोई विलयन है, ठीक है, कोई भी द्रव अवस्था वाला, जैसे गर्मी आ रही है ना, गर्मी में क्या होता है कि लोग गर्म पानी को, जो गर्म पानी रहता है, नॉर्मल पानी रहता है, उसमें हम आइस डाल देते हैं। क्या डालते हैं, आइस डालते हैं, ताकि वो पानी क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। तो जब आप किसी द्रव पदार्थ में, जैसे ये द्रव पदार्थ है, यह द्रव पदार्थ है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, नॉर्मल जल है आपका, नॉर्मल जल है, H2O है। अब इसमें क्या डाला जा रहा है आपका, इसमें डाला जा रहा है आइस क्यूब। क्या डाला जा रहा है, आइस क्यूब। यह आइस क्यूब जब डाला जाता है तो इस पानी का हिमांक में क्या होती है, कमी होने लगती है। हिमांक में कमी का मतलब है नॉर्मल वाटर जो होता है, नॉर्मल जो पानी होता है, वो धीरे 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 अगर हम आइस क्यूब डालते रहे तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो एक ऐसी अवस्था है कि जमने का भी हो जाएगा, कि बहुत ज्यादा आइस में अगर वाटर को रख दिया जाए तो पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। अगर आइस को बहुत ज्यादा बर्फ में रख दिया जाए, तो ये कहने का मतलब है कि जब किसी किसी विलियन में, किसी विलयन में विलेय पदार्थ को मिलाने पर जो हिमांक में कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं, उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। मतलब कि कोई भी विलयन में अगर हम किसी विलेय पदार्थ को मिला रहे हैं और वो विलेय पदार्थ क्या कर रहा है, उस विलयन को धीरे धीरे तापमान में कमी करके उसे जमाने का प्रयास कर रहा है, जमाने का प्रयास कर रहा है, मतलब उसके हिमांक में कमी आ रही है। अगर हिमांक में कमी मतलब किसी विलयन के विलेय पदार्थ को मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आए, मतलब उसके जमने के जो प्रोसेस है मेरे दोस्त, जैसे हिमांक का मतलब है जमाना, लेकिन जो हिमांक में कमी आ रही है, जो जमने में जो कमी हो रही है, उसे हिमांक का अनुमान करते हैं। हिमांक का तो मतलब होता है जमना, देखिए, हिमांक का मतलब होता है जमना, लेकिन अवनमन का मतलब होता है कमी। तो जमने में जो कमी होती है, जमने में जो कमी होती है उसी को कहते हैं हिमांक का अवनमन। जब किसी विलयन में किसी विलेय पदार्थ को डालते हैं या मिलाते हैं तो जो हिमांक में कमी होती है उसी को हम कहते हैं हिमांक का अवनमन। यानी कि जब कोई विलेय पदार्थ आपका क्या हो, ऐसे विलयन को, ऐसे विलयन में डाल दिया जाए जिसका, उस जिसका हिमांक क्या हो जाए, कमी होने लगे, उसकी हिमांक में कमी आने लगे, तो वही हिमांक का अवनमन कहलाता है। ठीक है। तो यह जो टॉपिक हमारी है, इसमें एक फार्मूला सीधा सीधा निकलता है, हिमांक के अवनमन बराबर, जल हो गया, हिमांक का अवनमन जो होता है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन बराबर जो होता है
वो हो जाता है विलायक माइनस बिलियन। विलायक और बिलियन, ठीक है। विलायक और बिलियन, हिमांक के अवनमन को हम डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? टी एफ से। तो ये हिमांक का जो अवनमन है मेरे दोस्त, अगर ये हिमांक के अवनमन की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ। और जो विलायक है मैं इसको टी एफ मान लूं, और जो बिलियन है क्या हो जाएगा, सॉरी, टी नॉट एफ, और ये हो जाएगा टी एफ। तो ये जो फार्मूला हो जाएगा, इससे भी आपका परिभाषा बन सकता है मेरे दोस्त कि विलायक तथा बिलियन, विलायक तथा बिलियन के हिमांक में के अंतर को, जैसे विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक और बिलियन का हिमांक, विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन करते हैं। जो विलायक पदार्थ है उसका हिमांक और जो विलयन पदार्थ है उसका हिमांक, दोनों के अंतर को हम कहते हैं हिमांक का अवनमन। ठीक है, इतनी सी पॉइंट समझ में आई कि नहीं? इतनी समझ में आया कि अगर हम किसी भी द्रव को किसी भी विलयन में अगर किसी विलेय पदार्थ को मिला रहे हैं और उसके हिमांक में कमी आ रही तो वही क्या कहलाती है? हमारी हिमांक में अवनमन कहलाती है। एक चीज और है, एक चीज और है इसमें कि यह जो हिमांक का अवनमन होता है, यह जो हिमांक का अवनमन होता है मेरे दोस्त, डेल्टा टी एफ, हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। क्या होता है? मोललता के समानुपाती होता है। ये जो टी एफ होता है, ये इसके बराबर जब आता है तो के एफ इंटू मोललता का फार्मूला सबको पता होता है, क्या हो जाता है? डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, ये आपका फार्मूला हो जाता है। मोललता बराबर फार्मूला, और ये जो है जहां के एफ क्या है आपका, जहां के एफ जो है, जहां के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्वेश्चन में के एफ हो या फिर के बी हो, दोनों की अलग अलग वैल्यू दी रहती है, उसकी अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे यह पूछ देता है, यह होमवर्क है आपके लिए, कि मोलल अवनमन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर होता है। होमवर्क आपका यही है कि इसको नोट कर लीजिएगा कि मोलल उन्नयन उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी कि के बी और के एफ में क्या संबंध होता है, क्या अंतर होता है। सीधा सीधा चीजें कि मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक में क्या अंतर होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, या कमेंट में आप क्या करिए, इसको बताइए कि क्या इन दोनों में संबंध है या फिर क्या अंतर है। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, यह आपकी टॉपिक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ को मिलाने पर जो हिमांक में कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन जो होता है विलायक का हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को कहते हैं। अब अगली जो टॉपिक इसी में आती है कि जो हिमांक का अवनमन होता है वह मोललता के समानुपाती होता है मेरे दोस्त। मोललता जो होता है वो डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू 1000 बटे डब्ल्यू बी, ये तो हम लोग पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं। और जो के एफ है ये आपका मोलल अवनमन स्थिरांक है। तो ये हमारा जो हिमांक का अवनमन है, ठीक है, सॉरी, हिमांक का अवनमन जो है, ये हमारी आज टॉपिक ही समाप्त होती है। अगली जो टॉपिक है वो पराशर है और पराशर दाब। तो मेरे बच्चों अगली जो हमारी टॉपिक है वो पराशरण है, ऑस्मोसिस। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा कि पराशरण क्या है सर। पराशरण, पराशरण का मतलब कोई तनु विलयन, जब तनु विलयन का जो भी पार्ट है वो सांद्र विलयन की हो जाता है। तो जब मैं बात करूंगा तनु विलयन तो कहेंगे सर तनु विलयन तो आपने बताया नहीं। तो मैं आज आपको बता देता हूं बस तनु और सांद्र विलयन है क्या, उसके बाद मैं पराशर की तरफ चलता हूं। पराशर को जानने से पहले हमें जानना होगा तनु विलयन क्या है। तनु विलयन और सांद्र विलयन,
इन दोनों चीज को समझने के लिए आपको बस इनकी बातों पर समझना होगा। तनु का मतलब क्या? तनी से। तनु का मतलब तनी से, मतलब जिस बिलियन का वैल्यू कम होगा, ठीक है, उसे कहेंगे तनु बिलियन। जिस बिलियन का वैल्यू ज्यादा होगा उसे कहेंगे सांद्र बिलियन। मतलब जिसमें तनु में क्या होता है कि विलायक की जो मात्रा होती है, विलेय की जो मात्रा होती है थोड़ी सी कम होती है, और जो सांद्र विलयन होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। मतलब वो ज्यादा गाढ़ा टाइप नहीं होता कि एक नॉर्मल होता है, एक जो सब्जी बनी हुई है, सब्जी में क्या होता है कि एक लोग एकदम पूरा पानी डाल दिए तो हो गया क्या कि वो जो विलियन है वो तनी से है। और जो शांत वाला मतलब उसका जो ग्रेवी है, जो जूस है, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही लेजी है और बहुत ही गाढ़ा टाइप है, तो वो क्या हो गया? शांत विलियन हो गया। तो किसी भी विलियन में जो विलायक और विलेय की मात्रा जब ज्यादा होती है तो वह शांत विलियन कहलाती है। जब किसी भी विलियन में विलेय और विलायक की मात्रा कम होता है, ठीक है, मतलब मिलाया गया पदार्थ जो विलेय होती है वह कम मात्रा में होती है, वह होती तनु विलियन। तो यहां पे कहा जा रहा है मेरे बच्चों कि तनु विलियन, तनु तनु विलयन में से जब विलायक का कण, जब तनु विलयन में से जब विलायक का कण, विलायक का कण विलायक का कण अर्धपारगम झिल्ली से, अर्धपारगम्य अर्धपारगम्य परत बोल लीजिए, अर्धपारगम परत से होकर जाकर, अर्धपारगम से होकर सांद्र विलयन, सांद्र विलयन में जाता है तो उसे परासरण कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है, उसे परासरण कहते हैं। मतलब साफ है मेरे दोस्त, कोई भी तनु विलयन से जो विलायक का कण होगा, अगर वो अर्धपारगम से, अर्धपारगम से क्या होगा? तनु विलयन है इधर, तनु विलयन, ये जो है अर्धपारगम झिल्ली है, और इधर सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, ये आपका विलायक का कण है। क्या है? विलायक का कण। ये विलायक का कण कहां जा रहा है? सांद्र विलयन की ओर जा रहा है। ये है क्या आपका? ये जो है लाइन मैंने जो खींचा, ये अर्धपारगम झिल्ली है, यह अर्धपारगम परत है। जब ये विलायक का कण किधर जा रहा हो? विलायक का कण सांद्र विलयन की ओर जाता है, तनु विलयन के विलायक का कण सांद्र विलयन की ओर जाता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या? परासरण। इसका मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल देता हूं अपने बच्चों को कि जो चाय हम बनाते हैं, चाय में क्या होता है? जब चाय बनाते हैं उसमें चाय पत्ती, आदि, इलायची, चीनी सब कुछ मिला के बनाते हैं। चीनी घुल गया होता है तो वो विलयन जो होता है, उस विलयन में विलायक का कण का मतलब जो चाय पत्ती है, आदि है, इलायची है, लवंग है, जो भी चीजें हैं, वह ही एक विलायक का कण का रूप लेता है। और ये जो अर्धपारगम झिल्ली है, इसकी तुलना में उस चाय की छननी से करता हूं कि चाय की छननी अर्धपारगम झिल्ली वो विलायक के कण को क्या करती है? रोकती है। किधर जाने से? सांद्र विलयन की ओर जाने से रोकती है। वही क्या कहलाता है? हमारा परासर कहलाता है। मतलब कि जब हम चाय चाय जो बना हुआ है, उस चाय को जब हम छननी के माध्यम से छानते हैं, तो जो छननी चाय पत्ती आदि को जो रोकता है, वह क्या कहलाता है? वह अर्धपारगम झिल्ली कहलाता है, अर्धपारगम परत कहलाता है, जो उसको रोकने का काम करता है। किसको? विलायक के कण को। अब ये जो विलायक के कण को रोकने का काम करता है तो ठीक है। अब अगर ये विलायक के कण किधर जाता है? सांद्र विलयन की ओर अगर जाए तो वही क्या कहलाएगा? हमारा परासरण कहलाएगा। मतलब साफ है मेरे दोस्त, मतलब साफ है कि जो चायपत्ती और वगैरह को रोक दिया हो तो थोड़ी मात्रा में होती है, तो जो भी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वह विलय हो गया, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वह विलायक। तो चाय पत्ती और आदि या फिर जो भी चीज है, चाय जो बनाते हैं किसकी मात्रा ज्यादा होगी? पानी और दूध की। तो वह आपका किधर जा रहा है? वह विलायक हो गया, वह विलायक किधर आ रहा है? सांद्र विलयन की ओर आ रहा है। तो यही कहलाएगा हमारा परासर। जब तनु विलयन में से जब विलायक का कण अर्धपारगम परत से होकर सांद्र विलयन में जाता है, उसे परासर कहते हैं। ठीक है।
पराशर को पढ़ने के बाद, जस्ट पराशर को पढ़ने के बाद हम समझते हैं पराशर दाब। पराशर दाब, पराशर दाब क्या है? पराशर की क्रिया को न होने देना पराशर दाब कहलाता है। पराशर की क्रिया को न होने देना, न होने देना पराशर दाब कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो भी पराशर की क्रिया हो रही है उसको कोई रोक दे या ना होने दे, वही क्या कहलाएगी? हमारा पराशर दाब कहलाएगी। सीधा सीधे बात है कि पराशर हमने समझ लिया कि पराशर क्या है, अब उसकी क्रिया को हम ना होने देंगे। भैया हमारे यहाँ नहीं, ऐसा ही होता है, हम ना होने देंगे। जैसे गांव में होता है ना कि जब प्रधान रोड बनवाता है तो गांव वाले कहते हैं हम भैया अपने द्वार से नहीं बनाने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब साफ है कि पराशर की क्रिया को जो न होने दे उसी को हम कहेंगे पराशर दाब। बात समझ में आई? अब पराशर दाब का जस्ट उल्टा होता है उत्क्रमण पराशर। इसी का जस्ट उल्टा होता है मेरे दोस्त उत्क्रमण पराशर। उत्क्रमण पराशर का मतलब है कि जब विलायक का कण पे इतना अधिक दाब लगने लगे, विलायक के कण पे इतना अधिक दाब लगने लगे कि सांद्र विलयन से विलायक का कण तनु विलयन की ओर जाने लगे, तो उसी को हम कहते हैं उत्क्रमण पराशरण। ठीक है, पराशरण दाब पर इतना दाब लगे कि इतना दाब लगे कि सांद्र विलयन के विलायक का कण तनु विलयन में जाने लगे तो उसे उत्क्रमण पराशरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि पराशर दाब पर इतना दाब लगे कि सांद्र विलयन के विलायक का कण जो होगा वो तनु विलयन में जाने लगे, तो उसे हम उत्क्रमण पराशर कहते हैं। मतलब जो भी पराशर दाब है उस पर इतना ज्यादा दाब लगने लगे कि वह पराशर की क्रिया को उल्टा करने लगे। पराशर की क्रिया क्या कर रही है? होने ही नहीं दे रही है, मतलब उधर से उधर जाने ही नहीं दे रही है। अब इतना दाब लग रहा है कि सांद्र विलयन से जो भी विलायक के कण है वो तनु विलयन की ओर आने लगे, तो उसे हम कहते हैं उत्क्रमण पराशरण। अब इतनी बात समझने के बाद मेरे दोस्त पराशर की कुछ फार्मूले, पराशर दाब के कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को हम लोग देखते हैं कि पराशर के कुछ फार्मूले में क्या है। आपका वो फार्मूला है, रुक जाइए इसको पूरा मिटा ही लेते हैं। सूत्र से समझिए, पराशर का जो फार्मूला होता है पीवी इजिकल टू एन टी आर होता है। पीवी इजिकल टू एन टी आर, यही सूत्र है पराशर दाब का, इसी से सब कुछ लगना है। जहां आपका पी क्या है? जहां आपका पी जो है पराशर दाब है, पराशर दाब है। वी आपका आयतन है मेरे दोस्त। एन जो है मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है। ठीक है, जो मोलों की संख्या एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे एम, यह सबको पता ही होगा।
टी क्या है? तापमान है, तापमान है। जो भी तापमान दिया रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस अगर है तो इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर लेंगे, तो हमारा इजिकल टू हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। आर का जो मान होता है मेरे दोस्त वो 0.0821 होता है एटीएम केल्विन प्रति मोल। बहुत ज्यादा यूनिट है, कोई को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। अब इसी के बाद एक और फार्मूले होते हैं, उसको भी देख लीजिए, इसी टाइम तो सही रहेगा, उसको भी यही देख लीजिए कि एक चीज होता है कि जैसे पीवी इज इक्वल टू एन टी आर, यह समझिए, ये अगर वी जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू एन अपान वी टी आर। जो एन अपान वी होता है, सी बराबर एन अपान वी होता है। सी क्या है? सांद्रता है, जहां सी सांद्रता है, सांद्रता या फिर मोलरता यही सब चीज होती है, विलयन की सांद्रताएं हैं। तो ये चीजें हैं जो एनटीआर में बुक में आपको लिखा होगा एनआरटी। एनआरटी से अच्छा मैंने अपने दिमाग से इसको यूज किया, एनटीआर को ले ले, जो हमारे सुपरस्टार है साउथ के एनटीआर, में उनको पढ़ा राम में ला दिया कि पीवी इक्वल टू एनटीआर। पावरफुल व्यक्ति कौन है? पावरफुल व्यक्ति एनटीआर। तो पावरफुल व्यक्ति एनटीआर, ये फार्मूला याद रखना बहुत ही आसान होगा, पराशर दाब मतलब पीवी इक्वल टू एनटीआर। तो यहाँ पे पी की वैल्यू पराशर दाब, वी की वैल्यू आयतन, एन की वैल्यू मोलों की संख्या, एन की वैल्यू मोलों की संख्या, टी बराबर तापमान, आर बराबर वैल्यू दिया गया है एटीएम पर केल्विन प्रति मोल होता है। तो इसको छोड़ते हैं। ये हमारी आज की टॉपिक यही है मेरे दोस्तों, ठीक है। नहीं इसके आगे थोड़ा सा और है, इसके आगे थोड़ा सा और है, देख लीजिए। उसके बाद हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो अगली टॉपिक के वीडियो में पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आज यहाँ पढ़ा दिया, तो अगली जो टॉपिक हमारी होगी वो अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में न्यूमेरिकल और कुछ थोड़ी सी टॉपिक बची हुई उसको बता करके न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।